अल्लाह ने मुझे इतनी इज़्ज़त बख्शी। क्या थी रफ़ी साहब के आखिरी शो की कहानी, जो रफ़ी साहब को भी मालूम नहीं था, ये आज मैं आपको बताऊंगा। दोस्तों, अगर आप मुझे YouTube पर देख रहे हैं, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अगर आप मुझे Facebook पर देख रहे हैं, फॉलो ज़रूर कीजिएगा। और हाँ, इंस्टाग्राम पे भी मेरी आईडी है महेश कोहली म्यूज़िक ऑफिशियल से, आप चाहे तो वहाँ भी मुझे फॉलो कर सकते हैं। नमस्कार, मैं महेश कोहली बॉलीवुड संगीत के सफ़र से। दोस्तों, रफ़ी साहब ने न जाने कितने शोज़ किए, अनगिनत शोज़ किए रफ़ी साहब ने, देश में विदेश में। उनके लिए भीड़ उमड़ पड़ती थी उनको सुनने के लिए। उनके फैंस में क्रेज़ था रफ़ी साहब के लिए। रफ़ी साहब जब भी स्टेज शोज़ किया करते थे तो अपने फैंस की फरमाइशों को पूरा किया करते थे। जैसे उनके फैंस कहते थे ये गाना गाओ, वो गाना गाओ, रफ़ी साहब उनको निराश नहीं किया करते थे। उनकी फरमाइश पर हर गाना गाया करते थे। ऐसे थे रफ़ी साहब। मगर दोस्तों, मैं जिस शो की बात कर रहा हूँ, इसकी बात ही कुछ और थी, इसका किस्सा ही कुछ अलग था। मई 1980 की बात है। रफ़ी साहब को ऑफ़र आता है शो के लिए श्रीलंका से। श्रीलंका के कोलंबो में रफ़ी साहब को ये शो करना था। शायद मई दिवस पे ये शो करना था। 1 मई को ये शो करना था रफ़ी साहब को कोलंबो श्रीलंका में। रफ़ी साहब शो के लिए पहुँचे श्रीलंका कोलंबो में। तो रफ़ी साहब जब कोलंबो पहुँचे, स्टेज पर पहुँचे, तो रफ़ी साहब भी भीड़ देखकर आश्चर्यचकित हो गए। कहते हैं 12 लाख की भीड़ वहाँ पर इकट्ठी थी। अब 12 लाख की भीड़ के बीच में गाना, ऐसे क्राउड में गाना और पब्लिक को खुश रखना अपने आप में बहुत बड़ी बात थी। एक सिंगर के लिए बहुत बड़ा चैलेंज हो जाता है। अपने देश में सिंगर के लिए बहुत कुछ आसान होता है। अपने देश की पब्लिक को सिंगर जानता है, पहचानता है, कितना भी क्राउड हो, कंफर्ट रहता है। मगर कोलंबो में इतनी भीड़ देख करके रफ़ी साहब आश्चर्यचकित थे। 12 लाख लोगों की भीड़। रफ़ी साहब ने फैसला लिया वो यहाँ भी रंग जमाएंगे। अब 12 लाख की भीड़ देखिए, 12 लाख की भीड़ को कैसे संतुष्ट किया जाए, रफ़ी साहब की आवाज़ उन तक कैसे पहुँचे। और ये भीड़ जो थी, प्रोग्राम जहाँ पर हो रहा था, जिस ग्राउंड में हो रहा था, वहाँ तक ये भीड़ नहीं थी। ग्राउंड तो खचाखच भर चुका था, सड़कों तक भीड़ थी। जाहिर सी बात है, 12 लाख की भीड़ एक जगह पर तो हो नहीं सकती थी, आ नहीं सकती थी एक पूरे ग्राउंड में। तो सड़कों तक भीड़ जमा थी। अब रफ़ी साहब की आवाज़ सब तक पहुँचे। कहते हैं सड़कों तक स्पीकर्स लगाए गए ताकि रफ़ी साहब की आवाज़ हर कोई सुन सके, जो रफ़ी साहब को देखने आया है, रफ़ी साहब को सुनने आया है। तो खैर साहब, रफ़ी साहब ने गाना शुरू किया। अब देखिए, इस शो की एक और ख़ासियत, शो का इनॉग्रेशन करना था वहाँ के तत्कालीन प्रधानमंत्री प्रेमदासा, राष्ट्रपति JR जयवर्धने ने। तो ये बड़ी हस्तियाँ, वहाँ के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति पहुँचे और उन्होंने ये सोचा था रफ़ी साहब के शो का वो उद्घाटन करेंगे। उद्घाटन करने के बाद जाहिर सी बात है, मई दिवस जो है वो बड़े स्तर पर मनाया जाता है श्रीलंका में। कई प्रोग्राम्स होते हैं। तो प्रधानमंत्री राष्ट्रपति ने सोचा रफ़ी साहब के शो में जाएंगे, उद्घाटन करेंगे और फिर वो दूसरे प्रोग्रामों में हिस्सा लेंगे। तो खैर साहब, प्रधानमंत्री राष्ट्रपति ने शो का उद्घाटन किया। मगर जैसे ही रफ़ी साहब ने गाना शुरू किया, और एक बात और, उस समय उस वक्त में कोलंबो में बारिश हो रही थी। 1 मई 1980 की ये बात है। बारिश बहुत तेज़ थी। प्रधानमंत्री राष्ट्रपति भी छाता लिए खड़े थे। पब्लिक कुछ छाते में, कुछ वैसी भीग रही थी, मगर सब रफ़ी साहब को सुने जा रहे थे। तो जब रफ़ी साहब ने गाना शुरू किया, प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति जो थे श्रीलंका के उस वक्त के, प्रेमदासा प्रधानमंत्री थे, राष्ट्रपति JR जयवर्धने, तो उनको उद्घाटन के बाद और प्रोग्राम्स में जाना था। मगर जैसे ही रफ़ी साहब ने गाना शुरू किया, वो वहीं पर खड़े रह गए, स्थिर रह गए। इतना मंत्रमुग्ध हो गए वो रफ़ी साहब को सुन करके। उन्होंने कहीं और जाना था और प्रोग्राम्स में जाना था, मगर रफ़ी साहब ने जैसे गाना शुरू किया,
वो रफ़ी साहब के गीतों में इतना डूब गए, वो फिर जा ही नहीं सके, वहीं रुके जब तक रफ़ी साहब ने शोज़ ख़त्म नहीं किया। कहाँ तो वो उद्घाटन करने के लिए आए थे, मगर जैसे ही रफ़ी साहब ने गाना शुरू किया वो हिल नहीं पाए और प्रोग्राम्स में वो गए नहीं, रफ़ी साहब को सुनते ही रह गए। तो खैर साहब, ये शो जब ख़त्म हुआ रफ़ी साहब भी गदगद थे। इतनी भीड़ को देख करके, 12 लाख की भीड़ किसी को सुनने आए, ये कोई आम बात नहीं होती, ख़ास बात होती है। तो खैर साहब, रफ़ी साहब ये शो करके अपने घर पहुँचे, मुंबई आए। तो रफ़ी साहब ने ये बात अपने घर वालों को भी बताई और रफ़ी साहब खुशी से फूले नहीं समा रहे थे। रफ़ी साहब ने अपने घर वालों को कहा, देखो मुझे अल्लाह ने कितनी इज़्ज़त दी है। जाहिर सी बात है, रफ़ी साहब का मतलब होगा इस इज़्ज़त को वो संभाल के रखेंगे। रफ़ी साहब बड़े गदगद थे इस शो के लिए, मगर रफ़ी साहब नहीं जानते थे दोस्तों, ये शो रफ़ी साहब का आखिरी शो साबित होगा। अनफॉर्चुनेट, इसके ठीक 1 महीने या थोड़ा उससे ज़्यादा 31 जुलाई को रफ़ी साहब सुबह कुछ बंगाली भजनों की प्रैक्टिस कर रहे थे रिकॉर्डिंग के लिए। कुछ बंगाल के म्यूजिक डायरेक्टर्स के साथ अचानक उनके सीने में दर्द उठता है। उन्होंने काफ़ी नज़रअंदाज किया इस दर्द को, उन्होंने सोचा गैस वैस का दर्द होगा। बाद में पता चला ये तो हार्ट अटैक है। रफ़ी साहब को फिर एडमिट कराया गया, जहां रफ़ी साहब की जान बच नहीं पाई। तो रफ़ी साहब नहीं जानते थे कि कोलंबो वाला शो जिसमें इतनी भीड़ उमड़ी रफ़ी साहब के लिए, वैसी ही भीड़ 31 जुलाई को जब उनकी डेथ हुई और 1 अगस्त को जब उनको दफनाया गया, वैसी ही भीड़ उनके जनाजे में भी शामिल थी। तो रफ़ी साहब की पॉपुलैरिटी का कोई जवाब नहीं है। शायद ही ऐसी पॉपुलैरिटी किसी और सिंगर को मिली हो, किसी और सिंगर के नसीब में रही हो जो रफ़ी साहब को मिली पॉपुलैरिटी, उसका जवाब नहीं है। तो ऐसे थे रफ़ी साहब। उनकी बेटी नसरीन ने ये किस्सा शेयर किया था कि कैसे रफ़ी साहब अल्लाह ताला का शुक्रगुजार कर रहे थे कि उन्हें इतने लोग सुनने के लिए आते हैं। जितने बड़े कलाकार थे रफ़ी साहब, उतने बड़े इंसान भी थे। ये सब जानते हैं, उनके फैंस जानते हैं। और ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने उनके साथ काम किया है, वो रफ़ी साहब के किस्से बताते नहीं थकते कि कैसे थे रफ़ी साहब। तो दोस्तों, ऐसे भी किस्से में, ऐसे किस्से मैं आपके लिए लेकर के आता रहूँगा। महेश कोहली को दीजिएगा इजाज़त। गुड बाय, गुड लक एंड टेक केयर।